अभिवादन स्वीकार कीजिए। ब्रजेश मिश्रा का आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट, और आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया है। ये एक बड़ा गंभीर क्षेत्रीय मसला है जिस पर हमें बातचीत ज़रूर करनी चाहिए। बहनों भाइयों, काबुल ढह गया है। काबुल की लोकतांत्रिक सरकार गिर चुकी है और तालिबान वहाँ लौट आया है, पहले से कहीं अधिक खूंखार और पहले से कहीं अधिक ताकतवर। 20 साल के बाद जब तालिबान लौटा है तो इतने भयानक तरीके से लौटा कि शायद अमेरिका और नाटो के दूसरे अलाइज ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी कि तालिबान 20 सालों में ख़त्म होने की बजाय पहले से कहीं अधिक मजबूत, ताकतवर और ज़्यादा संकल्पित होकर सत्ता के लिए काबुल पर चढ़ाई कर देगा। राष्ट्रपति अशरफ घनी को देश छोड़कर भागना पड़ा। रविवार को 3 लाख अफगान सैनिकों ने बिना लड़े सरेंडर कर दिया। दुनिया के इतिहास में यह पहला ऐसा मसला है जहां सेना ने महज 50-60 हजार जिहादी फाइटरों के सामने, जिनके पास AK-47 रॉकेट लॉन्चर और मशीन गन के सिवा कुछ नहीं था, उनके समक्ष वर्टिकली सरेंडर कर दिया, लेट कर सरेंडर कर दिया। दुनिया के इतिहास में इतनी कायर, कमजोर सेना शायद ही किसी मुल्क के पास रही हो। आखिर 20 सालों के भीतर किस अफगान को नाटो एलाइज और अमेरिका ने तैयार किया था कि उनकी सेना हफ्ते भर भी तालिबानियों के समक्ष खड़ी नहीं हो पाई। हम इस मसले पर तो बात करेंगे बहनों भाइयों, लेकिन जो ताजा संकट है वो इससे ज्यादा भीषण है, इससे ज्यादा विकराल है और किसी भी सभ्य समाज के लिए उसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। काबुल और अफगानिस्तान के दूसरे हिस्सों पर हालात इतने खराब हैं कि आप सबने टेलीविजन चैनल्स और सोशल मीडिया में वो दृश्य देखे होंगे कि काबुल एयरपोर्ट पर हजारों लोगों की भीड़ जमा है जो मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं। फ्लाइट सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। लोग विमान में इस तरह से चढ़ रहे हैं जैसे हम और आप कभी रेल के डिब्बे में या बस में नहीं चढ़े होंगे। लोग इस तरह विमान की तरफ झपटने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी हेलीकॉप्टर, अमेरिकी एयरक्राफ्ट के समक्ष लोग दौड़ रहे हैं उसके साथ कि किसी तरह अंदर बैठने को जगह मिल जाए। गोलियां चल रही हैं, लोग मर रहे हैं, हालात बेकाबू हैं। लाखों लोग सड़क पर हैं, उनकी जिंदगी खतरे पर है, क्योंकि उन्हें पता है ये जो तालिबान है, जो अभी चेहरा दिखा रहा है, इससे कहीं ज्यादा खूंखार है ये, और उनकी यही दरिंदगी उनकी ताकत का कारण है। आज हजारों लोगों को मरने के लिए अमेरिका और नाटो ने अफगानिस्तान में छोड़ दिया है, लाखों लोगों को। किस बात के लिए 20 साल तक अफगानिस्तान की सत्ता को, अफगानिस्तान की सरकारों को पाल पोस कर अमेरिका ने रखा था? क्या अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ने से पहले उनका फर्ज नहीं था कि एक स्थायी और स्थिर सरकार दी जाए जो अफगानिस्तान की शांति और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करे? यह मैं मानता हूं कि यह अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी विफलता है। वियतनाम युद्ध के बाद अमेरिका की अफगानिस्तान में इस हार ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि सुपर पावर्स अपनी स्ट्रेटजी में कितने कमजोर होते हैं, और इस बात का जवाब अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी को भी देना चाहिए कि उनकी तरफ से यह दावा किया गया था कि तालिबान को काबुल पहुंचने में 90 दिन लगेंगे। 9 घंटे में काबुल की छाती पर चढ़ बैठे वो। राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ा। अमेरिकी के राष्ट्रपति, अमेरिका के विदेश मंत्री, इन सब के दावे झूठे और बेईमानी निकले। लोग काबुल और अफगानिस्तान छोड़ पाते, इसके पहले तालिबान ने वहां पर छापा मार दिया। बड़ी तादाद में मौतें हो रही हैं। लोग अभी भी काबुल एयरपोर्ट पर खड़े हैं। सैकड़ों भारतीय हमारे भाई बहन फंसे हैं, दूतावास के लोग फंसे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, आज 2 ऐसे भीषण दृश्य आए हैं, 3 रोंगटे खड़े करते हैं। अमेरिकी C-17 ग्लोब मास्टर के सामने रनवे पर भीड़ दौड़ रही है। जहाज के सामने भीड़ का दौड़ना, यह डिस्प्रेशन है, यह लाचारगी है, यह बेबसी है, यह जिंदा रहने के लिए तड़प है। और उसमें से कुछ लोग हवाई जहाज के पहिए पर लिपट गए और जब हवाई जहाज टेक ऑफ किया वो नीचे गिरे, दोनों की मौत हो गई। अपने लोगों को तो अमेरिका निकाल ले गया, लेकिन उन लाखों अफगानियों का क्या कसूर है जिन्होंने डेमोक्रेसी का साथ दिया, जिन्होंने नाटो एलाइज का साथ दिया, जिन्होंने अपने देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का साथ दिया? क्या अफगान के लोगों के साथ धोखा हुआ है?
क्या अफगान के लोगों के साथ जो पीस प्रोसेस चल रहा था वो महज दिखावा था दोहा में? क्या नाटो अलाइज और अमेरिका ने झूठ बोला, या अमेरिका ने नाटो के बाकी अलाइज के साथ और अफगानिस्तान को धोखे में रखा, भारत को धोखे में रखा? भारत कूटनीतिक तौर पर एक बड़ा स्ट्रेटजिक होल्डर है, वहां पे स्टेक होल्डर है अफगानिस्तान के भीतर। हमने हजारों करोड़ रुपए लगाकर वहां की संसद से लेकर हाईवे और डैम तक बनाए हैं। भारत का हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट था अफगानिस्तान के भीतर, जो अब तालिबान के कब्जे में है। मैं फिर कहता हूं कि यह अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिसी ने साउथ एशिया में, मिडिल ईस्ट एशिया में और पूरे दुनिया के समक्ष आतंकवाद का एक भीषण चेहरा उत्पन्न कर दिया है। उनकी अपनी घरेलू समस्या ने, बाइडेन और ट्रंप की घरेलू प्रॉब्लम ने दुनिया भर के सामने एक बड़ा समस्या पैदा कर दी है। तालिबान आने का मतलब समझते हैं? यह एक ऐसी कट्टरवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ संगठन है जो सिर्फ हिंसा का रास्ता चुनता है, जो शरीयत के मुताबिक कानून चाहता है, जहां पर अच्छी तालीम और तरक्की को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। महिलाओं के अधिकारों की तो कोई इनके यहां इज्जत ही नहीं है। बच्चियों का क्या होगा, एजुकेशन का क्या होगा, डेवलपमेंट की इनके यहां कोई स्थान नहीं है। हजारों करोड़ की अफीम बेचकर यह आतंकवादी संगठन दुनिया में आज सबसे ताकतवर हो गया है कि अमेरिका जैसे ताकतवर सुपर पावर मुल्क को अपनी जान बचाकर अफगानिस्तान से भागना पड़ा। किस बात के लिए अप्रैल से पीस प्रोसेस चल रहा था दोहा के भीतर? इस बात का जवाब देना चाहिए। और ऐसी क्या अफरा तफरी थी कि आपने एक सर्टेन डेट के भीतर अमेरिका ने अपनी सारी सेना हटा ली? आप याद करिए कि जुलाई के पहले हफ्ते से शुरू हुआ यह सिलसिला 15 अगस्त तक आते आते ढह गया। और जिस दिन अमेरिका ने अपने बगराम बेस खाली किया, उसके बाद से तालिबान की आक्रामकता देख लीजिए। तो क्या अंडरहैंड अमेरिका और तालिबान की कोई डीलिंग थी कि हम ऐसे छोड़ेंगे तो आप ऐसे कब्जा करना? अफगानिस्तान में अमेरिका और नाटो ने अचीव क्या किया? क्या अचीव किया? 20 सालों तक आपने अरबों डॉलर खर्च करके, अपने हजारों सैनिकों की कुर्बानी देके आप 10 दिन भी तालिबान को नहीं रोक पाए। यह आपकी विफलता है और यह आपकी विफलताओं का स्मारक है अफगानिस्तान। यूनाइटेड नेशन जैसी संस्थाओं का अब कोई अस्तित्व ऐसा प्रतीत होता रही नहीं है। स्थायी सुरक्षा परिषद का क्या रोल होना चाहिए? दुनिया के दूसरे ताकतवर मुल्क जो हर मामले में दुनिया में टांग अड़ाते हैं, अफगानिस्तान पर मुंह में टेप, आंख में पट्टी और कान में रुई ठूस कर बैठे हुए हैं। वहां हजारों अफगान, निर्दोष अफगान मारा जा रहा है। तालिबान के रहमो करम पर है वो। वहां के न्यूज चैनल्स पर कब्जा कर लिया गया है। और ऐसे कायर कमजोर अफगान 3 लाख सैनिक, बहनों भाइयों, भ्रष्टाचार ने, कायरता ने और अमेरिका की दखलंदाजी ने अफगानिस्तान को तबाह और बर्बाद कर डाला है। और तालिबान की वापसी का मतलब सिर्फ अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी नहीं है। आतंकवाद के एक ऐसे बीज को रोपकर अमेरिका अफगानिस्तान से जा रहा है जो सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया ही नहीं, साउथ एशिया ही नहीं, एशिया ही नहीं, यूरोप, मिडिल ईस्ट और अमेरिका के लिए भी समस्या पैदा करेगा। यह स्थिति हतप्रभ करने वाली है। और 21वीं सदी में और आज के दौर में आप इस तरह के दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि रनवे पर जहाज के पीछे पीछे हजारों लोग भाग रहे हैं, जान बचाने के लिए, अपनी जान की सलामती के लिए टायर में घुस जा रहे हैं, चिपक जा रहे हैं, एयरक्राफ्ट के डैने पकड़कर लटक रहे हैं लोग। इनको निकालने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या कसूर है इन लोगों का? और यह सीआईए के माथे पर लगा हुआ सबसे बड़ा दाग है कि आपको तालिबान की ताकत का अंदाजा नहीं था, आपने उसे कम तरह का था। मुझे याद है जो बाइडेन की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें वो कह रहे थे कि तालिबान में एक बहुत ताकतवर और स्थिर सरकार है, 3 लाख वेल इक्विप्ड अफगान सैनिक हैं। किस काम के ये कायर और डरपोक लोग कि महज कुछ जिहादी फाइटरों को देखकर बंदूक छोड़कर भाग गए, राष्ट्रपति भाग गया।
यह स्थिति हैरान करती है और बहुत ही अफसोसनाक है। भारत एक रीजनल सुपर पावर है। मैं केंद्र सरकार से भी कहता हूं, इस मामले में चुप रहने की जरूरत नहीं है। यह मसला सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित नहीं है। जिस दिन पावर में अब तालिबान सेटल हो गया, उस दिन पहली समस्या वो भारत के लिए ही बनेगा। इसलिए अफगानिस्तान की इस बंदूक के बल पर कब्जाई गई हुकूमत तालिबान को भारत सरकार को मान्यता नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी तालिबान सत्ता पर कब्जा भी पूरी तरह नहीं कर पाया कि चाइना का आज स्टेटमेंट आ गया कि वो तालिबान को मान्यता देते हैं और उनके साथ काम करने को तैयार हैं। आने वाला वक्त भारत के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। चीन के साथ हमारा मोर्चा खुला हुआ है, पाकिस्तान के साथ हमारे 2 फ्रंट खुले हुए हैं, और अब तालिबान का आना ये क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ावा देने वाला कदम है और अमेरिका की नाकामी का ताजा सबूत। सुनिए कुछ स्टेटमेंट। भारत की पूरी कोशिश है कि वहाँ पीस और स्टेबिलिटी हो और तालिबान की वजह से तमाम नेबरहुड में इंस्टेबिलिटी ना फैले, वायलेंस को बंद किया जाए। और भारत साफ तौर पे कह रहा है कतार के और टर्की के साथ मिलकर कि वो मिलिट्री सरकार को किसी प्रकार से मान्यता नहीं देगा। और भारत जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी इसके ऊपर चर्चा कर रहा है और वहाँ भी उनका यही कहना है कि लूटमार को रोका जाए, बाकी औरतों के खिलाफ जो है जुल्म ना ढाए। आज जब अमेरिका के अपने ज़ाती मफाद हल हो गए तो उसने अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौज बुलाकर वहाँ से अपनी दस्तबरदारी को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तानी हुकूमत को जो हमारे हिंदुस्तानी भाई अफ़गानिस्तान में फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश करनी चाहिए और बहुत ज़्यादा इस सिलसिले में हिंदुस्तान की आवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तालिबान का बढ़ना हिंदुस्तान के लिए भी खतरा है और उसी के साथ साथ मैं ये चाहता हूँ कि इस वक्त आतंकवाद से जिस तरीके से ईरान ने इराक में जाके आईएस को मारा, उसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि चूंकि ईरान का बॉर्डर मिला हुआ है, ईरान के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे ये सब। लिहाजा ईरान जो है वो भी उधर से सख्ती करे, हिंदुस्तान करे, चूंकि पाकिस्तान की ये साजिश चल रही है। तो बहनों भाइयों, आज की डिबेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, दयाशंकर दुबे लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, सिक्योरिटी के मामलों के विशेषज्ञ और भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। कामरान साकी मुझे लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान के और अफगानिस्तान मामलों के जाने माने पत्रकार हैं। अविनाश काला जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अविनाश काला जी अमेरिका के मामले के और मिडिल ईस्ट एशिया के मामलों के बड़े एक्सपर्ट हैं और जाने माने पत्रकार हैं। सुफियान निजामी जी मेरे साथ मौजूद हैं, कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी जी भी मौजूद हैं और चिंतामणि महापात्रा जी साउथ एशियन मामलों के एक्सपर्ट हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कामरान साकी जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ। ये जो कुछ भी अफगानिस्तान के भीतर चल रहा है और आज जिस प्रकार के दृश्य हमें देखने को मिले, ये बहुत हैरान करते हैं। हम किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी में इस प्रकार के दृश्यों की कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जहां पर हजारों लोग काबुल से निकलने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। क्या अफगानिस्तान को ऐसे ही अबंडनेट कर दिया गया, सबने छोड़ दिया, तालिबान को उसके हाल पर छोड़ दिया गया अफगानिस्तान को? यकीनन एक तो शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आपने वक्त दिया डिबेट में बुलाने के लिए। देखिए, इस पे डिबेट जो है वो बहुत ज़रूरी थी और जैसे आपने कहा कि इसका शुरू से अब तक का ज़िम्मेदार, तमाम तर ज़िम्मेदार जो है वो अमेरिका ही रहा है। उसी ने इसे रूस को तोड़ने के लिए इन्हीं तालिबान को बनाया, इन्हें बाद में बेलगाम छोड़ दिया। अब उन्हीं के हाथों शिकस्त खाकर अचानक जो है वो अपने अलाइंसिस को, जिन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ भी उनकी जगह के ऊपर दी, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, पड़ोसी ममालिक भी शामिल हैं, आप लोगों की एक बड़ी इन्वेस्टमेंट भी वहाँ पे थी, उन्हें बिन बताए और एतमाद में लिए बगैर डायरेक्ट जो है वो उनसे तालिबान से मुज़ाकरात किए और वहाँ से इनखला का फ़ैसला किया। ये यकीनन फौरी फ़ैसला इस तरह से अचानक लेना पूरे खित्ते को जो है वो अदम इस्तेकाम की तरफ धकेलने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है और फ्यूचर में इसके कोई मुस्बत असरात नज़र नहीं आते, सिवाय इसके कि अब तालिबान जो है वो एक कोई मुनज़्ज़म रियासत वहाँ पे कोई बनाएं और माजी के जो उन्होंने गलतियाँ की उसे वहाँ पे ना दोहराएं। आप तो अफगानिस्तान में बहुत लोगों के संपर्क में होंगे कामरान साहब, ताज़ा सूरत हाल वहाँ क्या है? अफगानियों को कुछ सुविधाएं मिल पा रही हैं? कुछ लोग जो मुल्क छोड़ना चाहते हैं, एयर स्पेस बंद है, उनके लिए क्या अल्टरनेट अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं?
और तालिबान का रोल इस वक्त क्या है वहाँ पे? क्या वो ज़्यादा आक्रामक हैं? देखिए, जो लोग तालिबान के हामी थे, यकीनन हम इस चीज़ को नहीं नेगलेक्ट कर सकते कि वहाँ पे तालिबान की हमायत के अंदर लोग नहीं हैं, क्योंकि वो इस्लाम और मज़हब के बहुत करीब जो है वहाँ पे लोग, मुकामी अफराद और आबादी है। तो एक बड़ी तादाद जो है वो यकीनन तालिबान के साथ है। ऐसे ही नहीं है गोली चलाए बगैर काबुल के ऊपर तालिबान जो है वो कब्ज़ा करने में या अपनी हुकूमत कायम करने में दोनों तरफ से ले लीजिए वो कामयाब हुए। और फ़ौज ने भी यूँ ही असला समेत और चीज़ों समेत उनके आगे सिलेंडर नहीं किया और उनसे माफ़ीनामे नहीं बनवा रही, यानी कि उनसे तलब कर रही। इसके पीछे यकीनन अवामी सपोर्ट भी है, लेकिन दूसरी तरफ वो भी एक बड़ी तादाद के अंदर लोग मौजूद हैं जो तालिबान से नाराज़ हैं या उन्होंने 20 साल के अंदर इक़्तिदार को इंजॉय किया। तालिबान के अंदर आप मुझे बताओ कामरान साहब, आप तो काफ़ी नज़र रखते हो अफगानिस्तान के मामलों पे। 3 लाख अफगानिस्तान सेवा के सैनिक, सोल्जर्स, 200 से ज़्यादा मिलिट्री एयरक्राफ्ट, और फिर ऐसा क्या हुआ कि तालिबान के 50-60 हज़ार फाइटर्स के सामने वर्टिकली सरेंडर कर गए? थे ब्रजेश भाई, ये वो लोग थे जो अमेरिका ने अपने मुफादात के लिए पाले थे, उनकी हाँ में हाँ डालते थे। उनका कोई नज़रिया नहीं था कि उनके मुल्क की कौमों की, मुल्क की जो है वो सरहदों की हिफाजत करनी है। उन्होंने डॉलर्स में तनख्वाहें लेनी थी, मराहत लेनी थी, ज़मीनें लेनी थी, कब्जे करने थे लोगों की जायदादों पे, चीज़ों पे इक़्तिदार लेना था। ये वो लोग थे। जब उन्हें पता चला कि हमारा सदर ही दौड़ गया रात के अंधेरे में या दिन के उजाले में, अब हमें कुछ सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो उन्होंने ऐसा ही होना था, उन्होंने हथियार डाल नहीं थे। तो एक उम्मीद जो उन्हें अमेरिका की सूरत में, डॉलरों की सूरत में थी, वो भी खत्म हो गई। या तो वो कोई नजरियाती फौज एक आरोप लग रहा है की तरह होती पाकिस्तान की हुकूमत पर और आपकी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस पर, ISI पर आरोप लग रहा है कि तालिबान को संरक्षण ISI और पाकिस्तान की सेना ने दे रखा था, पाल पोस कर आप लोगों ने ही रखा था। और अभी आपको याद होगा कि एशिया सम्मेलन में अशरफ गनी ने ये बात कही थी। मेरा सवाल लेने कामरान साहब, मेरा सवाल लेने, और अशरफ गनी ने ये आरोप भी लगाया था कि 10,000 से ज़्यादा तालिबानी फाइटर्स पाकिस्तान की सीमा पार करके अफगानिस्तान पहुंचे हैं। तो इस बात के स्पष्ट आरोप हैं, और एक राष्ट्रपति ने आरोप लगाए थे अफगानिस्तान में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। ब्रजेश भाई, आप किस अशरफ गनी की बात कर रहे हैं जो लाखों करोड़ों लोगों को बेयारो मददगार छोड़कर दो हेलीकॉप्टरों के अंदर पैसे भर के, गाड़ियों में पैसा भर के और कुछ ले जा ना पाने की वजह से एयरपोर्ट पे छोड़ के भाग गया? आप उस शख्स के इल्ज़ाम की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये किया वो किया। उस बंदे की क्रेडिबिलिटी तो देख लीजिए जिसके मुतालिक आप सवाल उठा रहे हैं। वो इन्हीं चीज़ों की वजह से तो लोगों के दिल में मुकाम नहीं पाया, वरना कहीं पे तालिबान तो की क्या हिम्मत थी? अगर इसकी जड़ें सामने आए कामरान साहब वहाँ पे कि मजबूत तालिबान होती, लीडर्स को लोगों के आपने दिलों के ऊपर संरक्षण दे रखा था, आपने शेल्टर दे रखा था, पाकिस्तान की सेना ने उनको संरक्षण दे रखा था, और जो कुछ भी अफगानिस्तान में हुआ उसमें पाकिस्तान के रोल को अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो रूस को तोड़ने में हमने मदद की, किसके कहने पे की आपको नहीं पता? आपने तो इंट्रो में बता दिया कि तालिबान को बनाने वाले और उसे सपोर्ट करने वाले अमेरिका ही थे। उन्हें 20 साल जो है वहां पे पहले रूस को तोड़ा, और फिर जब देखा कि हमारे काम के नहीं है तो उन्होंने बेलगाम छोड़ दिया। जब वो काबू से बाहर आए तो 9/11 का ढोंग रचाया और दोबारा से वहाँ पे मादनियात और चीज़ों को देखने चले गए। उन्होंने कहा कि यहाँ पे चीन के पड़ोस में भी हमारे पास कुछ होना चाहिए। अब वो यहाँ से मुंह की खा के वापस जा रहे हैं, तो उसमें ISI या पाकिस्तान बेचारे का क्या रोल है? क्या ये पाकिस्तान का बनते हैं तब आपका तो देखिए बॉर्डर मिलता है। तालिबान आज अगर दुनिया के लिए समस्या बन रहा है तो पहली प्रॉब्लम वो पाकिस्तान के लिए बनेगा। आपकी हुकूमत और आपकी मिलिट्री की ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? सबसे ज्यादा इस वार के अंदर कुर्बानियां जानी और माली हमने दी। आपसे कई बार डिबेट में भी इस पे बात हो सकी। हम तो सबसे ज्यादा मुतासरा फरीक अगर अफगानिस्तान की जो अवाम है उसके बाद या उसके साथ हैं तो वो पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत है और इदारे हैं। हमने तो सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। आज हमारे लिए वो दर्द-ए-सर लोग हैं जो महाजरीन लाखों की तादाद के अंदर पहले से मौजूद हैं अफगान, और अब जो एक बड़ी खेप जो है वो पाकिस्तान आने के लिए एक बहुत ही शर्मनाक स्टेटमेंट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने दिया। उन्होंने कहा कि ज़हनी गुलामी से आज आज़ादी मिली है अफगानिस्तान को। व्हाट डू यू मीन? आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए, ये दूसरे पहलू को भी ले लीजिए। प्राइम मिनिस्टर से इस तरह के स्टेटमेंट की एक्सपेक्टेशन नहीं करते हैं। तालिबान का इस्तकबाल किया, ये दिखाता है कि तालिबान को आपने संरक्षण दिया है, पाला पोसा और बड़ा किया है।
ताकतवर किया है। आप देखिए, दूसरे पहलू को भी देख लीजिए। किसी मुल्क का सुपर पावर होने का ये मतलब नहीं है कि आप उसके अवाम की राय के बगैर उसके ऊपर कब्जा करके अपनी फौजी एसेट्स को, चीज़ों को वहाँ पे लगा दें, आप वहाँ पे अपने अड्डे कायम कर लें, जी। उन्हें अपनी कठपुतली वहाँ पे हुकूमत कायम कर दें। दूसरे पहलू को भी नजरअंदाज न थैंक यू। मैं इस कीजिए। डिबेट देखिए को वहाँ आगे पे बढ़ाता अवाम हूं। कितने मेरे खुश साथ नजर आते चिंतामणि हैं, महापात्रा जी उसके साउथ अंदर एशियन लोग मामलों हार के लेके तालिबान का बड़े इस्तकबाल एक्सपर्ट हैं, करते हुए दिल्ली से नजर मुझे आएंगे ज्वाइन कर आपको। चुके हैं। कामरान साहब, मैं चाहता हूं कि आप उनको भी सुने। महापात्रा जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अफगानिस्तान में जो कुछ भी लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहे हैं उसको लेकर आपका क्या नज़रिया है। भारत के परिप्रेक्ष्य में हमारे लिए चिंता किस विषय पे होनी चाहिए, और अफगान सेना का इस तरह ढह जाना और सरकार का इस तरह से भाग जाना, ये दुनिया हैरान है कि इतनी ताकतवर सेना जो तैयार की गई थी वो एक हफ्ते भी नहीं खड़ी हो पाई इन जिहादी फाइटरों के सामने। देखिए, वॉशिंगटन पोस्ट में जो एक खुलासा हुआ है, ये एक बहुत बड़ा डील बना। कई महीनों से तालिबान लोगों ने गांव-गांव में जाके जो भी अफ़गान सरकार को सपोर्ट कर रहे थे उनके साथ डील बनाया। जब गांव का डील ख़त्म हो गया, फिर टाउन में आए, फिर उसके बाद सारे स्टेट प्रोविंसेस में आए। अभी काबुल में भी वही हुआ। सरकार भाग गया ये कह के कि अगर हम लड़ाई करें तो ज़्यादा ब्लड शेड होगा, इसलिए ब्लड शेड हम नहीं चाहते तो हम निकल जाते हैं। वो निकल गए। ये पीछे एक कंस्पिरेसी टाइप का एक डील हुआ है ना। भारत के लिए बहुत चिंताजनक इसीलिए है कि बहुत सारे भारतीय लोग उधर हैं। अफ़गानिस्तान का डेवलपमेंट के लिए जो कुर्बानी भारत ने दिया है, रोड बनाया, पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाया, हॉस्पिटल बनाया, डैम बनाया, पाकिस्तान ने क्या किया है? पाकिस्तान का रोल तो हमेशा नेगेटिव ही रहा है, आने वाले दिनों में भी नेगेटिव रहेगा। मगर भारत का चिंता यही है कि जो अफ़गानिस्तान का आम जनता के लिए भारत ने जो कुर्बानी दे के इन्वेस्टमेंट में किया, अभी वो सुरक्षित है या नहीं है। और तालिबान सरकार आने के बाद अभी देखिए, जो तालिबान को अमेरिकन और नेटो फोर्सेस आके हटाया, उसी तालिबान सरकार दोबारा आ रहा है, तो ये अमेरिका के लिए बिल्कुल एक डिफीट है, उनके लिए एक हार है। और ये तालिबान जब दोबारा आ गया, मैंने डिबेट ये के प्रारंभ में एक बात कही थी, अलकायदा दोबारा नहीं आएगा। क्या हम उस बात को आगे बढ़ा सकते हैं आएगा कि ये अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के बीच की लड़ाई, इसका खामियाजा पूरा मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया भुगत रहा है अफगानिस्तान से सेना विड्रॉल करने के मसले पे? देखिए, उनका जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो एक दूसरे को तो निंदा करते रहते हैं, जो ऑपोजिशन में वो निंदा करेगा। बट बात यह है कि चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्टी हो, रिपब्लिकन पार्टी हो, सब अमेरिका के हित में जो है वही करते हैं। तो सिर्फ स्टेटमेंट देने से क्या होता है? अमेरिका का डोमेस्टिक, देखिए डोनाल्ड ट्रंप भी चाहते थे कि अफगानिस्तान से हट जाए, उससे पहले ओबामा में भी ये उनका गोल था कि अफगानिस्तान से हट जाए। नहीं महापात्रा जी, आए जल्दी से, मैं इतना शायद जल्दी कन्वे नहीं हटे। कर पा रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अमेरिका को रहना चाहिए वहाँ पे अनंत काल तक या अनलिमिटेड टाइम तक, लेकिन जब आप कोई जगह खाली कर रहे होते हैं, पावर ट्रांजिशन चल रहा होता है, तो पीसफुल, डेमोक्रेटिक और स्थिर सरकार आपको देनी चाहिए थी। आप बिना सॉल्यूशन दिए कोई जगह छोड़ नहीं सकते हैं, ये और आपको पॉलिटिकल सॉल्यूशन देकर तब आपको मिलिट्री अमेरिका- आपको अपनी विड्रॉल करनी चाहिए थी। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। अमेरिका का सबसे बड़ी गलती यही है कि इतना जल्दबाजी करके जब निकल गए, जी। वो ये भी नहीं देखा कि जो सरकार बनी हुई है और अमेरिका ने 20 साल में जो भी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ किया है, उसका प्रोटेक्शन के लिए क्या करना चाहिए वो भी नहीं किया। अमेरिका अभी भी अगर चाहता है तो अगर एयर प्रोटेक्शन देता तो अफगान का नेशनल आर्मी तालिबान के साथ अच्छी ढंग से लड़ाई करके काबुल में उनको घुसने के लिए चांस देते ही नहीं। तो ये बाइडेन सरकार का एक बहुत बड़ा गलती है, और इस गलती का नतीजा जो होगा हम भुगतेंगे। करेक्ट रीजन में, साउथ मैं एशिया सुरेंद्र राजपूत जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। मैं सुरेंद्र जी आपकी ओपिनियन जानना चाहता हूं कि अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल पर कांग्रेस पार्टी की क्या राय है, पहली बात। और दूसरा, हमारे बड़े तादाद में हमारे भाई बहन वहाँ फंसे हुए हैं, उनको लाने के लिए क्या प्लानिंग चल रही है, आपको कोई जानकारी है, और अब क्या किया जाना चाहिए? ब्रजेश जी, देखिए, अमेरिका के बारे में, अफ़गानिस्तान के बारे में आप लोगों ने बहुत बातें कर दी। कामरान साफ़ी जी और ये हमारे चिंतामणि साहब ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कह दी। हम हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं। अमेरिका भागा या क्या हुआ? अमेरिका ने तो सीधे सीधे तालिबान से डील किया है।
कि भाई हम जा रहे हैं। और उससे पहले जो उन्होंने आपने बात कही चिंतामणि जी ने कि गांव से लेकर के और उन्होंने स्टेट प्रोविंस तक सब जगह पे बात करके रखी, तालिबान को इतना टाइम दिया कि साहब आप अपनी सरकार बना लो, अब हम निकल रहे हैं यहां से। ये अपनी यहां पर जो सबसे बड़ी बात है वो भारत की सरकार की रहस्यमयी और खतरनाक चुप्पी जो है आज की डेट में सारे भारतवासियों को चिंतित कर रही है। पाकिस्तान हो, हक्कानी नेटवर्क हो, तालिबान हो, जमातुद दावा हो, लश्कर तैयबा हो और बाकी जो इनके जो आतंकवादी संगठन और आईएसआई हो, इनकी सबकी मिली-जुली सरकार है काबुल में आज की डेट में। और हमारे जो कहीं ना कहीं सिक्योर जो एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो हेरात का हॉस्पिटल, आर्मी बेस हॉस्पिटल हो, महापात्रा साहब जानते हैं अच्छी तरीके से, उसको हिंदुस्तान चला रहा था और बाकी जितनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज थी वो हिंदुस्तान कर रहा था। वहां पर हमारे 500 से ज्यादा लोग अभी फंसे हुए हैं और हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत सरकार उनके लिए अभी तक कुछ करती हुई नहीं दिख रही आपको है। कारण क्या लगता है कि देखिए भारत एक रीजनल सुपर पावर है और अगर क्षेत्र में इस तरह की, हमारे खित्ते में इस तरह की अस्थिरता है तो हमें उस पर बात करनी चाहिए। हम बहुत चुप बड़ी नहीं रह सकते इस मामले पे। हम बहुत बड़ी सुपर पावर हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हमारी जो विदेश नीति आजकल एक ऐसी सरकार के हाथ में है जिसका साथ हम देना चाहते हैं, लेकिन वो समिट पॉलिटिक्स में ज्यादा भरोसा रखती है, डिप्लोमेटिक पॉलिटिक्स में भरोसा नहीं रखती। मेरा अंदेशा क्या है कि कामरान साकी और तालिबान, मतलब कामरान साकी मींस पाकिस्तान, जी। पाकिस्तान और तालिबान, इनका एक बड़ा डेडली गठजोड़ तैयार हो रहा है। और आपने देखा होगा कि अभी तालिबान ने फुली टेक ओवर भी नहीं किया और चाइना का स्टेटमेंट आ गया सर कि हम तालिबान के साथ हैं। बहुत बड़ी बात आपने कही है ब्रजेश जी। एक ट्रायंगल तय, भारत को चारों तरफ से घेरने के लिए एक स्ट्रेटजिक मूव है ये। आप ध्यान दीजिए ना, मैं फिर से इतिहास की बात को आपने अगर दस करूं मिनट मैं दी थी। आपसे, आपने आपको वहां अगर पे याद कौन सा हो सप्लाई मंत्री कामरान जब- साहब प्लीज, जब हम लोग डिबेट के पहले राउंड में जब- टोका टाकी नहीं करते हैं। जब मैं आपको टाइम दूंगा। आपको याद होगा यानी कि आपने जब पाकिस्तान रशियन को फोर्सेस मदद किया ना, मैंने से कहा जब रशियन फोर्सेस से नजीब की सरकार लड़ रही थी, तब पाकिस्तान जो था तालिबान को सपोर्ट दे रहा था, अमेरिका पीछे से सपोर्ट कर रहा था। आज की डेट में अमेरिकन सरकार से तालिबान लड़ रहा था, तब पाकिस्तान उनको सपोर्ट दे रहा था और कहीं ना कहीं बाकी सुपर पावर उनके पीछे खड़ी हुई थी। पाकिस्तान एक पिविटल पॉइंट है आतंकवाद का, पाकिस्तान एक पिविटल पॉइंट है तालिबानियों के समर्थन का, पाकिस्तान एक पिविटल पॉइंट है स्ट्रेटेजिकली वहां पर, और बगैर पाकिस्तान की सहमति के, बगैर आईएसआई Thank की you so much. बहुत सहमति के, शुक्रिया आपका। मैं हक्कानी सुफियान नेटवर्क की निजामी साहब को सहमति के आमंत्रित ये करता हूं वहां इस पर डिबेट ऐसा में। नहीं हो सुफियान साहब सकता। बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इन हजारों लाखों निर्दोष हमारे अफगान भाई बहनों का क्या कसूर है। आपने देखा होगा आज सोशल मीडिया पर, टेलीविजन चैनल्स पर कि वो मुल्क से भागने के लिए किस तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं कि कोई जहाज के साथ दौड़ रहा है, कोई सीढ़ी लगाकर विमान में घुसने की कोशिश कर रहा है। हम इस तरह के दृश्यों की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि क्या मुसीबत अफगान के लोग झेल रहे हैं। देखिए ब्रजेश भाई, बिल्कुल मुनासिब बात आपने कही है। असल में मसला इस वक्त वाज़े ये हो गया है कि जो लोग अमेरिका को अपना माई बाप समझते थे, उनके सामने ये बात जाहिर हो गई कि इस पूरे फसाद की जड़ सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका है। आपने देखा तकरीबन 20 सालों से अगर किसी का ज़ाती नुकसान हुआ, किसी का माली नुकसान हुआ, कोई बेघर हुआ, कोई यतीम हुआ, तो सिर्फ अफ़गानिस्तानी अवाम हुई है। अमेरिका के तशद्दुद से, तालिबान के तशद्दुद से, या जो बाहरी जंगें, जो बाहरी फ़ौजें हैं उनके तशद्दुद से। आप कतर में एक मुआहिदा करते हैं और उस मुआहिदे में आप कोई कंक्लूज़न नहीं निकाल पाते हैं, कोई उसका नतीजा खेज फैसला नहीं कर पाते हैं। आप बेयारो मददगार अफ़गानिस्तान की आवाम को छोड़ देते हैं। आपका काम तो ये था कि आप अफ़गानिस्तान की हुकूमत और तालिबान के दरमियान कोई मुआहिदा कराते कि वहाँ की जो गवर्नमेंट चलनी है वो किस बुनियाद पर चलनी है, कैसे चलनी है। आपने अफ़गानिस्तान की आवाम से जो फ़ायदा हासिल करना था इंटरनेशनल लेवल पर, आतंकवाद के नाम पर जो कुछ हासिल करना था, पूरी दुनिया में जगह जगह पर तेल पर कब्जा करना था और जो सियासी इस्लाम के खिलाफ आपको लड़ाई लड़नी थी, आपने तालिबानियों का चेहरा दिखाकर पूरी दुनिया को कैश कराया। आज स्थिति यह है कि अफ़गानिस्तान के मसाइल पर, अफ़गानिस्तान के ज़ख्मों पर पूरी दुनिया की कोई कंट्री मरहम रखने वाली नहीं है। किसी की हिम्मत नहीं है जो अफगानिस्तान के हक में मैं वही बोले। कारण जानना किसी की चाहता हूं हिम्मत कि नहीं है जो वहां पर अफगानिस्तान आकर को कोई भी बड़ी अनाथ क्यों कंट्री छोड़ दिया गया, कि- तालिबानियों के हवाले क्यों कर दिया गया लाखों करोड़ों लोगों को। जिस तरह के दृश्य काबुल में दिखाई दिए हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
देखिए ब्रजेश भाई, बिल्कुल बिल्कुल मुनासिब बात है। देखिए ब्रजेश भाई, अभी जो आपने देखा ना, जो वहाँ के राष्ट्रपति साहब हैं, देखिए जो इंसान अपनी ज़ाती मकासद के लिए हुकूमत करता है वो अपनी आवाम की फ़िक्र नहीं करता है। आप देखते हैं कि एक राष्ट्रपति जिसका काम ये था कि अपनी आवाम का तहफ़्फ़ुज़ करता, उसकी फ़ौजें तालिबानियों के ख़िलाफ़ लड़ती, मुकाबला करती, या मुज़ाकरात करती या बातचीत करती, टेबल पर बैठ के गुफ्तगू करती। आप ना मुज़ाकरात के लिए तैयार, आप ना जंग के लिए तैयार, आपने अपने ख़ानदान को, अपने आप को महफूज करने के लिए रातों रात बचाने के लिए अफगानिस्तान छोड़कर भाग चले खड़े जाते हुए। हैं। जी। और सबसे बड़ा अलमिया ये होता है कि भाग खड़े हुए। और टीपी सबसे त्यागी जी बड़ा मुझे अलमिया ज्वाइन ये कर होता चुके है हैं, कि अगर आपने कोई मुआहिदा इंडियन किया है, आर्मी के रिटायर्ड कर्नल हैं और स्ट्रेटजिक मामलों के एक्सपर्ट भी हैं। त्यागी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैंने दुनिया में ऐसी कोई नज़ीर नहीं देखी कि 50-60 हज़ार गुंडों के समक्ष, जिनके पास AK-47 और मशीन गन रॉकेट लॉन्चर हो, उनके समक्ष 3 लाख सोल्जर्स और 200 से ज़्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट वाली मिलिट्री एक हफ्ते भी नहीं ठहर पाई, भाग खड़े हुए मैदान छोड़कर। ये तो बात सीधी सीधी समझ में आ जाती है कि वो 3 लाख जो फौज थी वो हारी नहीं है, वो हराई गई है। दरअसल में जब अमेरिका यहाँ से गया, पहले तो उसने पॉलिटिकल सेटलमेंट की बात की। वो बात उसे तब करनी चाहिए थी जब अमेरिका के और नाटो के करीब 1.5 लाख सैनिक अफगानिस्तान में थे। जब उनके 4-5 हज़ार रह गए तब वो पॉलिटिकल सेटलमेंट की बात करते हैं, तो वो हो नहीं सकता। डिप्लोमेटिक सेटलमेंट की बात भी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि जब इससे पहले तालिबान थे तो उस समय उन्हें 2-3 देशों ने ही तो मान्यता दी थी। सऊदी अरब था या पाकिस्तान था या UAE था। अब भी अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी उन्हें मान्यता दे या ना दे, उसको पाकिस्तान आप देखिए, और चीन चाइना तो ने तुरंत मान्यता दे देने दी। को तैयार बैठा है। अमेरिका पावर में ने आने से जब- पहले चीन ने उन्हें सर, मान्यता एक दे सेकंड, दी। सर एक सेकंड सर, हाँ सर एक सेकंड मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब ये बरगाम एयरफील्ड से गए सुबह को 3:30 बजे, तो ये तो जल्दी में भाग गए। इनके जो हथियार थे, अमेरिका के जो हथियार थे, वो उनके हाथ लग गए। और यही कारण था कि उन हथियार के सामने मज़ार शरीफ हो या जलालाबाद हो, उनको करीब करीब बगैर गोली चलाए उनको दे दिया गया। और दूसरी कमी ये थी, वहाँ के जो पुलिस वाले थे उन्हें 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। जो वहाँ के हेड थे फौज के, और जो उनके चारों तरफ कोठरी बना के रहते थे अशरफ गनी त्यागी जी, क्या हम इसको ऐसे समझे कि अफगान के लोग खुद चाहते हैं कि तालिबान उन पर रूल करे? क्या खुद उनकी सोच ऐसी है? नहीं, अफगान के लोग तालिबान को नहीं चाहते। अगर अफगान के लोग तालिबान को चाहते होते तो आज वो दृश्य आप ना देखते। आज आपको मालूम है पूरी रात काबुल के अंदर लाइट नहीं रही। क्या कोई जश्न अंधेरे में मनाया जाता है? मैं पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने किस हिसाब से कहा कि बहुत बढ़िया बात कही आज़ादी हो गई, गुलामी से छुट्टी मिल गई। अरे वहां पर जितने लोग हैं उनके पास पानी नहीं है, उनका बैंक बंद है, ATM में पैसे नहीं है, काबुल उसमें अंधेरे ये में कामरान डूबा पड़ा है। साकी जी तो ये पाकिस्तान के बड़े आंसर पत्रकार नहीं हैं है, और लेकिन अफगानिस्तान एक के बात मामलों पर नज़र रखते हैं। इनका भी आपने स्टेटमेंट सुना। ये लोग काफ़ी खुश हैं जो कुछ भी अफगानिस्तान के भीतर चल रहा है। लोगों की लाचारगी पर इनको हंसी आती है। ये कुछ दिन के लिए खुश है सर। मैं जी। एक बात बताना चाहता हूँ, कैन आई स्पीक? यस ये प्लीज। कुछ दिन के लिए ही खुश है, क्योंकि कुछ दिन के बाद इन्हें पता लगेगा जो पश्तून है वो पाकिस्तान में अफगानिस्तान से ज्यादा है। और वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर ये दोनों है, और यही कारण है पाकिस्तान जो उनके तलवे चाट रहा है। करेक्ट है सर। वीरेंद्र सिंह जी भी मुझे इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी, जो कुछ भी अफगानिस्तान का ताज़ा सूरत हाल है ये बहुत ही चिंताजनक है। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमने क्या खोया और हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट ले जाकर हमने अचीव क्या किया, और हमारे अभी भी सैकड़ों भाई बहन वहाँ फंसे हुए हैं। उनको वापस लाने के लिए कोई प्रक्रिया शुरू हुई क्या? देखिए, भारत ने स्वाभाविक रूप से अगर कहा जाए तो एक अपना मित्र खोया है अफगानिस्तान के रूप में, जिसको भारत लगातार मदद करता रहा है। और राष्ट्रपति अशरफ गनी हो या उससे पहले और जो राष्ट्रपति रहे, वो भारत से उनके रिश्ते मधुर रहे हमेशा। ऐसा लगता है कि अमेरिका की जो
सल्तनत ने जितने दिन अफ़गानिस्तान में प्रत्यक्ष रूप से काम किया, उसकी वजह से वो अर्थव्यवस्था वहाँ की बढ़ नहीं पाई और राजनेता आक्रमण होते गए, उनके पैसों पर पलते गए और देश में एक ऐसा वातावरण बना कि शायद जो शीर्ष पर बैठे हुए राजनेता हैं वो पैसे का, डॉलर का इस्तेमाल अपने हितों में कर रहे हैं। लाखों की सेना, आपने जैसा कहा कुछ गुंडों से, कुछ हजार गुंडों से हार जाए, ये क्या मनोबल है? ये दर्शाता है कि मनोबल टूटा हुआ था सेना का। अभी पता लगा कि वहाँ तनख्वाह नहीं मिल रही थी 4 महीने से, तो भाई बिना तनख्वाह के और खाली पेट आतंकवादी जिहादी तो लड़ सकता है, सैनिक और नौकरी पेशा आदमी तो नहीं लड़ पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज अफ़गानिस्तान में चारों ओर तबाही का मंजर है। बच्चे, महिलाएं, व्यापार, उद्योग सब बर्बाद हो रहा है, संपत्ति, घर सब तबाह हो रहे हैं, जल रहे हैं और पूरी दुनिया के हुक्मरान बैठे हैं, वो देख रहे हैं, अपने अपने लोगों को निकालने में लगे हैं। आपने देखा कि आसमान से आदमी गिर रहे हैं, ये तो कभी देखा ही नहीं गया था, कभी सोचा भी नहीं गया था। कैसे ये हो रहा है? मौत हर तरफ नाच रही है अफ़गानिस्तान में कहा जाए, और जिस अल्लाह के नाम पर ये जहाद हो रहा था वो भी, उनका घर भी सुरक्षित नहीं है। कैसे ये लोग आज अफ़गानिस्तान को किस तरह के मुल्क के रूप में ले जाना चाहते हैं? ये ज़रूर है कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से सटा है, लेकिन असर उसका सबसे पहले भारत पर ही आएगा। भारतीय लोगों को अभी तक निकाला नहीं गया, भारत सरकार का अभी तक क्या स्टैंड है इस पर कुछ स्थिति साफ नहीं हुई। लोग कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय लोग सुरक्षित रहें, जल्दी आए, लोग दुआ कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ब्रजेश जी कि जिसके पास पैसा था वो विदेश भाग गया, राष्ट्रपति के पास गाड़ियों में, बोरों में भर भर कर वो रुपया लेके, डॉलर लेके बता रहे जहाज में पैसे डॉलर भर के भाग गया। हाँ, भाग गए। लेकिन आम आदमी, गरीब आदमी, छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएं? राष्ट्रपति को पहले शायद कजाकिस्तान में उतर नहीं पाया उनका जहाज, फिर पता लगा कि ओमान में उतरने वाले हैं, फिर पता लगा कि अब वो अमेरिका की ओर बढ़ रहे हैं। वो कहाँ जाएंगे? कैसे? वो अपने देश को उन्होंने आतंकवादियों को हवाले करके वो चले गए हैं अपनी सुरक्षित ज़िंदगी जीने के लिए। हम लोग जब थोड़ा समझदार हुए थे तो ईरान इराक का युद्ध हमने देखा था, जब सद्दाम हुसैन जिंदा थे, तो हम लोगों ने देखा कि कैसे बर्बादी होती है और कैसे वहाँ पर कई महीनों तक युद्ध चला था और तबाही हुई। इसी तरह का अब ये नज़ारा करीब 20-25 साल बाद शायद अब जहन में आया है, सामने लोग नंगी आंखों से देख रहे हैं। ये मानवता की दुर्दशा है। काबुल में या अफगानिस्तान में भी इंसान रहते हैं, भले ही उनका पहनावा हमसे अलग हो, उनका वेशभूषा या उनका रंग रूप या उनका तौर तरीका, जीवन शैली अलग हो, लेकिन है वो इंसान। और उसको देखकर दर्द हम सबको हो रहा है। फिलहाल आज अमेरिका ने जो दशा बनाई है इस देश की, उस देश को पंगु कर दिया। मासूमों का खून बह रहा है, आतंकवाद ने पूरे पांव पसार दिए तालिबान ने, और दुनिया के विभिन्न देश खामोश बैठे हैं। बहुत बड़े बड़े न्यूक्लियर पावर, सुपर पावर, अर्थव्यवस्था के महारथी, और चाइना तो देखिए, उसको तो अच्छा लगेगा जो अमेरिका को मुंह चिढ़ाए और भारत के लिए समस्या बने। कोरोना फैलाकर पूरी दुनिया में आज भी चीन शान से जी रहा है, उस पर कोई उंगली नहीं उठाता है। करोड़ों अरबों लोग मौत के घाट उतर चुके हैं उस एक बीमारी से, लेकिन ना तो संयुक्त राष्ट्र संघ उनका कुछ कर पाया, ना WHO। बहरहाल हम लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ये देखा जा सकता है। मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर से 10-15-20 हज़ार 50 हज़ार लोग किसी देश पे कब्जा कर ले, ये कोई वो ज़माना नहीं है जब इंटरनेट का ज़माना है, दुनिया को एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ने वाला ज़माना है। क्या सेनाएं एकदम हथियार डाल गई, सरेंडर कर गई? बड़ी विचित्र स्थिति है। आज पाकिस्तान को अच्छा लग रहा है, कल जब इनके फटे में वो पैर लगाएगा तब समझ में आएगा। बहरहाल एक साहित्यकार ने लिखा है कि जो आज
तालिबान की ताजपोशी पर उन्हें बधाई दे रहे हैं, वो ये सुन लें कि जो पूरी दुनिया में शांति के ठेकेदार हैं, पूरी दुनिया को जो लोग हाँकते हैं डंडे से, दरोगा हैं, वो भी सुने कि शांति के ठेकेदारों देखो, कट्टरपंथ के यारों देखो, और टेक लगाकर बैठा कैसे शांत दूत के मक्कारों देखो, और परिभाषा तक गढ़ न सके समाधान की आशा क्या, और धुला हुआ है त्रास गगन में जीवन की अभिलाषा क्या। आज जला है घर मेरा तो ज्वाला तुम तक भी जाएगी, और बंदूक की नोक पर आज अफगानिस्तान है आज, और कल तुम सबकी बारी भी आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अपनी जानकारी देने के लिए। मेरे साथ अविनाश काला जी जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के बड़े विशेषज्ञ हैं और अमेरिकी नीतियों के बारे में काफ़ी बड़े जानकार हैं, और साउथ एशिया के मामलों के बड़े विशेषज्ञ भी हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत शुक्रिया आपका काला साहब अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अफ़गानिस्तान के जो भी ताज़ा सूरत हाल हैं, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? दूसरा, वर्ल्ड कम्युनिटी इस पर खामोश क्यों है? और तीसरी बात यह है कि जब तक कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन स्थिर तौर पर नहीं निकलता, तब तक अमेरिका छोड़कर अफ़गानिस्तान गया, इसके पीछे कोई रणनीति देखते हैं या फिर सौदेबाजी? ब्रजेश जी, पहली बात जिम्मेदार कौन है, तो इसका जो अमेरिका में कहा थी द बक स्टॉप्स एट द व्हाइट हाउस, इस पूरे सूरत हाल के लिए जो बाइडेन जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। पिछले 30 सालों से अलग अलग अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने अफगानिस्तान को अपने हिसाब से यूज में लिया जी। और आप इस पूरे फाइट का क्रक्स भी देख लीजिए। 9/11 के बाद ये अटैक शुरू करने अमेरिका अफगानिस्तान में दखल देता है, जबकि ये प्रूफ था कि 19 में से 15 लोग सऊदी अरेबिया से आए थे जिन्होंने 9/11 का अटैक किया था। तो अफगानिस्तान में आना उनकी एक प्लान स्ट्रैटेजी थी, और ये आज से नहीं है। अफगानिस्तान बिल्कुल एक क्रूशियल जंक्शन रहा है अलग अलग सुपर पावर्स का अलग अलग टाइम से, एज फार एज 1835। तो इस वाले घटनाक्रम के लिए पूरी तरह से जो बाइडेन की जिम्मेदारी बैठती है। जितना एब्रप्टली उन्होंने ये डिसीजन लिया, उनके पास तमाम वो सारे इनपुट्स मौजूद थे। अफगानिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज उन्हें कह रही थी कि आपने हमें ट्रेन तो कर दिया, आंकड़ों में हमारे पास फौज है, लेकिन अमेरिकी सपोर्ट के बिना हमारी फौज और हमारी एयर कैपेबिलिटी किसी काम की नहीं है। और वही हुआ। पर आपको याद होगा कि 2 जुलाई को बाइडेन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं वही कह रहा था, जी, 8 जुलाई की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ही आपका बिल्कुल सही कहना है। अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया को कह रहा है कि 3 लाख की फौज है, एयर कैपेबिलिटी है। तालिबान तो सिर्फ 75,000 है। हाँ। पर अगर इसको कहा जाए तो विदाउट बीइंग अ बुलेट बीइंग फायर्ड उन्होंने काबुल जीत लिया। मैं एक चीज ये जानना चाहता हूँ, क्या ये अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी की हार है? ये बिल्कुल फेलियर है। ये CIA पर काला दाग लगा कि उन्होंने तालिबान को कमतर आंका, अंडर एस्टिमेट किया। ये बिल्कुल ब्रजेश जी अमेरिका की इंटेलिजेंस पे सवालिया निशान पैदा करता है। और अगर आप थोड़ा क्रिटिकली देखें तो जो जापान पे उनकी विक्ट्री थी वर्ल्ड वॉर 2 में, उसके बाद बाहर के देशों में अमेरिका जहां पे भी गया है, जो भी गया है, उन्हें करारी शिकस्त मिली है। चाहे वो वियतनाम हो या अब आप अफगानिस्तान देख लीजिए। 20 साल से आप यहाँ थे, 2300 अमेरिकी नागरिक मारे गए, करीब 20,000 के ऊपर लोग घायल हुए। आपने $2 ट्रिलियन खर्च कर दिया और आपको मिला क्या? बिना कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन दिए हुए जो बाइडेन ने ये फैसला क्यों किया? क्या आप मानते हैं कि ये डोमेस्टिक पॉलिसीज की लड़ाई है डेमोक्रेट और रिपब्लिकन की, जिसका खामियाजा ये पूरा मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया भुगत रहा है? देखिए, एक देखना चाहिए कि ट्रंप को हम चाहे जितना भी बुरा भला कहें, वो इकलौते प्रेसिडेंट थे जिन्होंने कोई नई फौज नहीं भेजी। और उन्होंने एक सेंटिमेंट पिक किया। और जब मैंने अमेरिका ट्रैवल किया था सितंबर में, तो कई जगह लोग ये कहते थे कि हम एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो बाहर के दुनिया के मामलों में दखल ना दे। उन सबका ये मानना था कि अमेरिका दूसरी जगहों के बैटल्स बहुत ज्यादा लड़ता है, जिससे हमें नुकसान होता है। तो कहीं एक इस सेंटिमेंट को भी हो सकता है जो बाइडेन ने अपने डिसीजन में रखा, और उन्हें ये पता था कि आज नहीं तो कल मुझे डिसीजन लेना है। इंटरनेशनली जरूर हमारी अब साथ आप मुझे बताइए, भारत को क्या करना चाहिए? हमें तालिबान को क्या मान्यता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? उनसे रिश्ते रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए? भारत को
इतनी जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए और तालिबान को तो एंडोर्स मेरी नजर में नहीं करना चाहिए। देखिए तालिबान को अभी कैप्चर किए 24 आवर्स से भी थोड़ा ज्यादा हुआ है और पाकिस्तान और चाइना दोनों उसको बैक बट आप करते हुए कैसे आ रहे हैं। अनदेखी कर सकते हैं जब चाइना और पाकिस्तान उनके साथ मैंने खड़ा हो आपको तो? यही कहा कि वेट एंड वॉच करें, ये ना हो कि जी। हम भी ओवरशूट कर जाएं। और करेक्ट ऐसा नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट की बैक चैनल कॉन्वर्सेशंस नहीं चल रही है, सभी लोगों की चल रही है और तालिबान भी अपनी एक इमेज प्रोजेक्ट कर रहा है। क्या इसमें वो कोई एक सच्चाई सॉफ्टवेयर है जो सोशल मीडिया पे चर्चा थी और पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से भी खबर आई थी कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने दोहा में तालिबान के साथ कुछ बातचीत की थी? देखिए कुछ सैन्य अधिकारियों से मैंने भी बात करी, कुछ लोगों से ये भी पता किया तो वो कहे कि अनऑफिशियल कॉन्वर्सेशन सबकी ऑन है, कौन इसको एक्सेप्ट करेगा? करेक्ट आज बात की है। तारीख मेरे में साथ कोई बहुत ही एक्सेप्ट जाने नहीं माने करेगा। साउथ एशियन मामलों के एक्सपर्ट चिंतामणि महापात्रा जी जुड़े हैं। महापात्रा जी, आपको क्या लगता है कि भारत का नेक्स्ट मूव अफगानिस्तान को लेकर क्या होना चाहिए? क्योंकि हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चौराहे पर खड़े हैं, एक भी चूक हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है। भारत को पहले ये सोचना होगा कि भारत के हित में क्या है। भारत के लिए दो पॉलिसी होना चाहिए। एक पॉलिसी तो ये है कि अफ़गानिस्तान में आम जनता को मदद करने के लिए भारत का जो निवेश रहा है $2 ट्रिलियन, वो जैसे बेकार ना जाए, उसका कोई नुकसान ना हो और आम जनता को फ़ायदा ही मिले। दूसरा गोल ये है कि तालिबान का वहाँ विक्ट्री के बाद जो एक पॉसिबिलिटी है कि वहाँ दोबारा आतंकवाद शुरू हो जाए, अलकायदा अपना प्रभाव डालना शुरू कर दे और उसका जो असर होगा साउथ एशिया में, पर्टिकुलरली इंडिया पे, उस पर कैसे रोक लगाया जाए। ये हमारा दो इम्पोर्टेंट गोल होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि भारत सरकार को मान्यता देनी चाहिए अथवा नहीं देनी चाहिए? देखिए अभी तो चीन और पाकिस्तान को छोड़ के और शायद कतर को छोड़ के कोई भी मान्यता के बारे में सोच भी नहीं रहा है, क्योंकि समय अभी क्या 24 घंटा हुआ है। जैसे तालिबान पावर के आने के बाद हमें ये देखना है कि लड़कियां फिर स्कूल जा पाएंगे या नहीं, औरतें खुलेआम मार्केट में जा पाएंगे या नहीं, बामियां जैसे बुद्ध को जैसे इन्होंने तोड़ आपका कहने का मतलब है कि जो अभी अविनाश काला साहब कह रहे थे कि वेट एंड वॉच, हमें इसी स्ट्रेटजी पे रहना चाहिए। हाँ करेक्ट। मैं सुरेंद्र राजपूत जी को आमंत्रित करता हूँ इस डिबेट में। सुरेंद्र जी, मैं मगर आपसे समझना चाहता हूँ लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, भारत सरकार को क्या मूव नेक्स्ट करना चाहिए, क्या और अगली रणनीति होनी चाहिए, और दूसरी बात यह है कि अफगानिस्तान में फंसे इन लोगों को मदद कैसे पहुंचाई जाए? देखिए, भारत अगर चाहेगा तो पूरी मदद वहां पहुंचेगी। ट्रैक टू डिप्लोमेसी की जैसे अभी सभी लोगों ने बात की कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी सबकी बात चलती रहती है और इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन भारत सरकार की जो रहस्यमयी चुप्पी है वो कहीं ना कहीं सारे हिंदुस्तान को, मुझे, आपको, सबको परेशान कर रही है। कहते पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक ही बात कहना चाह रहा हूं मैं, नवाज देवबंदी ने कहा था, कामरान साहब सुन लें इस बात को, कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है और आपके पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। अफगानिस्तान से जो हिंदुस्तान को आतंक एक्सपोर्ट होगा वो वाया पाकिस्तान होगा। इस बात को अमेरिका को भी समझना होगा, हिंदुस्तान की मोदी सरकार को भी समझना होगा। मोदी सरकार को इस वक्त जो सबसे बड़ी बात है, अपने लोगों को पहले इवैक्यूएट करना होगा। सबसे पहले अपने लोगों की जान माल की रक्षा करनी होगी। हक्कानी नेटवर्क हो, जमायतुल दावा का हो, लश्कर तैयबा का हो, ISI का हो और पाकिस्तान का हो और जो वहां के तालिबान का है, इस नेक्सस को आपको कहीं ना कहीं तोड़ना ही पड़ेगा। और जो अमेरिका की बात, अमेरिका कांग्रेस का मूव क्या है कि हमें तालिबान को मान्यता नहीं देनी चाहिए? सर देखिए, ये भारत सरकार की विदेश नीति पर इस वक्त किसी भी तरीके की टिप्पणी करना उचित नहीं है। जो भारत की सरकार करे उस बात को जरूर मान्यता देनी चाहिए। अमेरिका के लिए सिर्फ एक बात कह दूं मैं ब्रजेश भाई, कहते हैं ना कि सफेद रंग की एक इमारत, एक पाकिस्तानी शायर ने ही कहा था, शायद फराज साहब ने या फैज साहब ने, सफेद रंग की एक इमारत, हाँ फराज ने कहा था, सफेद रंग की एक इमारत जिसकी नगर नगर में धूम, अंदर दुनिया भर की कालिख, दिखने में मासूम, और उसमें बैठा एक जादूगर जब अपनी उंगली हिलाए तो कोई शहर हिरोशिमा, कोई नागासाकी बन जाए। पाकिस्तानियों को समझना होगा, पहले उनको अमेरिकन ने इस्तेमाल किया, आज चाइनीज इस्तेमाल कर रहे हैं, आप हमारे मुखालिफ इस्तेमाल हो रहे हैं। बिना कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन दिए हुए अमेरिका का इस तरह से अफगानिस्तान को अनाथ छोड़ देना
और तालिबान के हाथों सौंप देना अफगानिस्तान के लोगों को, इस मूव को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जो ट्रैक रिकॉर्ड है और जो हिस्ट्री सीट है तालिबान की, वो आतंकवाद को पालने और पोसने वालों की है। नहीं, देखिए ब्रिजेश भाई, देखिए 1989 से जब आप देखेंगे, 79 से गालिबन, सोवियत यूनियन के ज़माने से, तो अमेरिका की अपनी एक पॉलिसी है और वो तमाम तर तंजीमों को और तमाम तर नागरिकों को इस्तेमाल करता चला आया है। अब जो होना था खैर हो गया। अब इस पर इंटरनेशनल लेवल पर ही अगर कोई चर्चा होती है तो ठीक है, लेकिन एक बात ज़रूर यहाँ पर कहना है कि जिस तरीके से जो तालिबान 2001 का जो तालिबान दुनिया ने देखा था, जिस पर पूरे मुल्क के और पूरी दुनिया के अंदर जो कत्ल गारतगरी हुई थी, उसमें और कल के 2-3 दिन के वाक़यात में बड़ा फ़र्क है। अभी तक के कोई इस तरीके का जानी या माली नुकसान अभी तक देखने को नहीं मिला है। और कल के मैंने जो एक किसी अखबार में मैंने ये भी देखा था कि जो आम माफ़ी का ऐलान भी तालिबान की तरफ से किया गया है। तो हुकूमत हिंद की पॉलिसी अभी, जैसे एक साहब ने कहा कि वेट एंड वॉच की पॉलिसी होनी चाहिए, तालिबान के रुख को देखने की ज़रूरत है। अगर ये तालिबान वही तालिबान है जो एक दहशतगर्द तंजीम की हैसियत से था, तो फिर उस पर जो इंटरनेशनल लेवल पर कार्रवाई होनी है वो होनी चाहिए। और अगर तालिबान ने अपने आप को चेंज किया है, जैसे कि अमेरिका और दूसरी तंजीमों का दावा है, तो फिर मुझे लगता है कि 22,000 करोड़ का जो हिंदुस्तानी निवेश है उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। और तालिबान अगर पॉजिटिविटी अफगानिस्तान में लाने की कोशिश करता है तो मैं समझता हूं कि उस पर भारत सरकार को बहुत शुक्रिया आपका फैसला लेने की जरूरत है। अविनाश काला साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि नाटो के बाकी अलाइज अमेरिका के इस सडन मूव से बहुत ही परेशान है, और उन्होंने, बल्कि ब्रिटेन ने तो खासतौर पर कड़ी आलोचना भी की अमेरिका की रवैये से। क्या आपको लगता है कि अफगानिस्तान में जो कुछ भी हुआ उससे नाटो की ताकत, उनकी क्षमता पर भी प्रभाव पड़ा और अमेरिका की क्रेडिबिलिटी भी प्रभावित हुई? जी बिल्कुल, क्षमता पे जरूर प्रभाव पड़ता है जब आपका एक सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है वो अचानक से ऐसे साथ छोड़ दे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका की साख को एक बट्टा लगा ही लगा है। अमेरिका जिन पिलर्स पे खड़ा रहता है वो 4 मूल पिलर्स है। एक तो उनकी इकोनॉमिक सुप्रीमेसी, उनकी मिलिट्री माइट, उनका एक मॉरल हाई ग्राउंड, और वो डेमोक्रेसी की दुहाई देते हैं। तो जो 6 जनवरी को कैपिटल पे अटैक हुआ, डेमोक्रेसी ऑफ अमेरिका वाज क्वेश्चन, मॉरल हाई ग्राउंड टूट चुका है, और जो आप इतनी बड़ी मिलिट्री की और सब बातें कर रहे थे वो सब धरी की धरी रह गई। मैंने तो देखा कि अमेरिकी खुद जान बचा के भागने के चक्कर में लगे हुए थे। अब आज अभी कुछ देर पहले न्यूयॉर्क टाइम्स का एक अलर्ट था जिसपे था कि 6,000 सैनिक वापस से भेजे जा रहे हैं। तो जहां अब 3 महीने पहले 11,000 सैनिक ग्राउंड पे थे और पिछले एक हफ्ते में 2 से 2,500 की उनकी तादाद रह गई, अब आप कह रहे हैं हम रीइंफोर्समेंट भेजेंगे। और इसी डिबेट के दौरान आए कि अभी जो बाइडेन एक स्टेटमेंट इशू करने के लिए आ रहे हैं व्हाइट हाउस में, तो व्हाइट हाउस भी नर्वस है, उन्होंने भी इतना एंटिसिपेट नहीं किया था। और अभी मुझे लगता है कि अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी, CIA और व्हाइट हाउस, इन सबकी संयुक्त विफलता है। और मुझे लगता है कि नाटो के बाकी अलाइज को भी नीचा दिखाया गया और उनको पिछला और अमेरिका की विफलता हमेशा अमेरिका की सरहद के बाहर वो कभी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे ब्रिजेश जी, अगर आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं इस बेहद महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद बहनों भाइयों इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।